1.5 लाख करोड़। आज के दिन भारत 1.5 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करता है। 2029 तक हम ये नंबर 3 लाख करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। बेसिकली 3 से 4 साल में इंडिया का डिफेंस सेक्टर डबल हो सकता है। इस फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में बहुत सारे छोटे डिफेंस कंपनीज जैसे एस्ट्रा माइक्रोवेव और सोलर इंडस्ट्रीज ने भी 2 to 3x का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। रिसर्च करते हुए एक और कंपनी मिली जो कि 42x रेवेन्यू ग्रोथ एम कर रही है इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो अब सवाल सिंपल है, अचानक से हमारे डिफेंस सेक्टर में इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है? और इस नई अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से मिल्क करने के लिए बड़ी और छोटी दोनों तरह की कंपनीज, डिफेंस कंपनीज क्या कर रही हैं? इसको समझने के लिए हमने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम ग्लोबल टेलविंड्स और लोकल पॉलिसी चेंजेस डिस्कस करेंगे जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इससे हमें डिफेंस सेक्टर के ग्रोथ के पीछे का रीज़न समझ आ जाएगा। फिर पार्ट 2 में हम डिफेंस सेक्टर का वैल्यू चेन समझेंगे और ये देखेंगे कि कंपनीज ग्रोथ की क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रही है। दोस्तों, ये सेक्टर काफ़ी टेक्निकल है। आप डिफेंस कंपनीज के डिस्कशंस देखोगे तो वो यूजुअली नए ऑर्डर्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट कोई इन कंपनीज के स्पेशलाइजेशंस और बिजनेस मोड को सही से नहीं समझा पाता है। हमने ये अटेम्प्ट किया है कि आपको हम बिजनेस मोड्स आइडेंटिफाई करना सिखा पाएं, एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश कर पाएं जिससे आप कभी भी किसी भी डिफेंस कंपनी को एनालाइज करें तो वो थोड़ा ईजी हो जाए। चलो शुरू करते हैं। बढ़ते जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण ग्लोबली डिफेंस सेक्टर बूम कर रहा है। लास्ट 10 ईयर्स से हमारे मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। 2024 में तो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, जो कि वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 2.5% है। और इस बढ़ते अनरेस्ट के माहौल में इंडिया एक बहुत बड़ा इशू फेस कर रहा है, इम्पोर्ट्स का इशू। यूक्रेन के बाद इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है। देखो, यूक्रेन का तो समझ भी आता है, वो इतने समय से वॉर लड़ रहा है, बट दैट्स नॉट द केस फॉर इंडिया। फिर भी ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स में हमारा शेयर 8.3% है। रशिया, फ्रांस, इजराइल ये इंडिया के टॉप सप्लायर्स हैं। बट डिफेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर में इंपोर्ट्स पर रिलाई करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसीलिए इंडिया का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर बनने की तरफ काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत से पॉलिसी लेवल पे भी चेंजेस किए हैं जिससे सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट और डीएपी 2020 रीसेंट टाइम्स के 2 मेजर चेंजेस हैं। 2020 में गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट निकाली थी। तब से लेके अब तक डिफेंस डिपार्टमेंट्स कुल 10 ऐसी लिस्ट निकाल चुके हैं। इन लिस्ट्स में वो सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स मेंशन्ड होते हैं जो इंडिया एक कट ऑफ डेट के बाद इंपोर्ट नहीं कर सकती। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ये इक्विपमेंट्स या तो स्क्रैच से इंडिया में बनाना पड़ेगा या फिर किसी फॉरेन एंटिटी से प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन के साथ साथ 2020 में गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशंस के लिए एक प्रोसीजर रूल बुक भी निकाला था, डीएपी 2020। इस रूल बुक में टेंडर्स, ट्रायल्स, परचेजेस सबके प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। साथ में इसमें एक इंडिजनाइजेशन कंटेंट का भी प्रोटोकॉल है। जब भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कोई रिक्वेस्ट रेज करता है तो उसे इंडिजनाइजेशन कंटेंट की एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। ये देखो, एटलीस्ट 4 कैटेगरीज में इंडिजनाइजेशन का लेवल 50% से ज़्यादा है। इन स्कीम्स के साथ साथ इंडिया के डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन का भी बूस्ट मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर कर दिया था। देखो, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एडवांस होते जा रही है, स्पेशली वॉरफेयर में। तो हमारे फोर्सेस को भी मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स की नीड है। 2025 से इंडियन गवर्नमेंट हमारे आर्म्ड फोर्सेस को एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कॉम्बैट रेडी फोर्स में बदलना चाह रही है। अब इन सारे पॉलिसी चेंजेस के कारण सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने मिल रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। उम्मीद है कि हम आगे चल के इंपोर्ट डिपेंडेंसी और कम कर देंगे एंड मे बी आगे जाके डिफेंस सेक्टर में हम एक मेजर ग्लोबल एक्सपोर्टर बन जाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हो, ये सेक्टर अभी एक बहुत बड़े एवोल्यूशन फेज से गुजर रहा है। एक तरफ ग्लोबल डिमांड टेलविंड्स हैं और दूसरी तरफ हमारे लोकल मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। इस एवोल्यूशन को सही से समझने के लिए हमें डिफेंस सेक्टर के वैल्यू चेन को डिटेल में समझना होगा। दोस्तों, डिफेंस के वैल्यू चेन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आईएनएस विक्रांत का एग्जाम्पल लेते हैं। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह का वॉरशिप होता है।
ये खुद में एक कंप्लीट डिफेंस प्लेटफॉर्म है। ये एक बहुत बड़ा व्हीकल है जो वॉर जोन तक जा सकता है, जिसमें अपना क्रू, अपना इंजन, अपना नेविगेशन, कंट्रोल रूम, सब कुछ है। इसके ऊपर अलग अलग वेपन्स लगते हैं, रडार्स और सेंसर्स लगते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना एक सिंगल कंपनी के बस की बात तो है नहीं। कुछ कंपनीज उसके बेसिक कंपोनेंट्स और मटेरियल्स बनाती है, जैसे कि नेवी, डीआरडीओ और सेल ने मिलके आईएनएस विक्रांत के लिए वॉरशिप ग्रेड स्टील बनाया। फिर कुछ कंपनीज मटेरियल्स और बेसिक कंपोनेंट्स को यूज करके रडार्स, मिसाइल्स, एवियोनिक्स जैसे सब सिस्टम्स और मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं। आईएनएस विक्रांत के इक्विपमेंट्स और सब सिस्टम्स बनाने के पीछे लगभग 100 एमएसएमईज और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज जैसे कि बीईएल, भेल, गार्डन रीच, एलएनटी का हाथ था। और फिर कुछ कंपनीज इन सारे सब सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स को इंटीग्रेट करती है, जोड़ती है। जैसे आईएनएस विक्रांत को अल्टीमेटली कोचिन शिपयार्ड में कंस्ट्रक्ट किया गया। अब प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? बेसिकली शिप्स, जेट्स, टैंक्स, सबमरीन्स, कैरियर्स, ये सब इंडिविजुअली प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। इनमें लगने वाले रडार्स, मिसाइल्स, एवियोनिक्स, गन्स, सॉफ्टवेयर, ये सब सिस्टम्स कहलाते हैं। और इन सब सिस्टम्स को स्टील कास्टिंग्स, फोर्जिंग्स, केबल्स वगैरह यूज करके बनाया जाता है। इस वीडियो में हम शिप्स, टैंक्स जैसे प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनीज को टियर 1 कंपनीज बोलेंगे। सब सिस्टम्स और मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज को टियर 2, कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी को टियर 3 और प्रोसेस्ड मटेरियल बनाने वाली कंपनी को टियर 4। प्लेटफॉर्म कंपनीज का काम काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है। एक वॉरशिप प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी हेलीकॉप्टर नहीं बना सकती, एक बैटल टैंक बनाने वाली कंपनी मिसाइल्स नहीं बना सकती। हर कैटेगरी के लिए अलग स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। अब अगर हम डिफेंस इकोसिस्टम को विजुअलाइज करते हैं तो एक 4x4 का मैट्रिक्स बनता है। एक साइड टेक्नोलॉजी का टियर और दूसरी साइड डिफेंस वर्टिकल की कैटेगरी। स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स में मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह आ जाते हैं। ऐसे तो स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स एयरफोर्स, लैंड, नेवी सबको ही चाहिए होता है। इट्स नॉट रियली अ प्लेटफॉर्म, लेकिन इसका सप्लाई चेन काफ़ी स्पेशलाइज्ड और डिफरेंट है, इसलिए हम इसको मैट्रिक्स में अलग कॉलम में कंसिडर कर रहे हैं। हमारे डिफेंस सेक्टर के टियर 1 में मेनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, माज़गाओं डॉक जैसे पीएसयूज आते हैं। इन कंपनीज के पास फुल स्टैक कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये कंपनीज डीआरडीओ के साथ मिलकर टेक्नोलॉजीज डेवलप करती हैं। अब ये जो नीचे के लेयर्स हैं ना, कंपोनेंट्स और प्रोसेस्ड मटेरियल्स के, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली इंटेंसिव हैं। हिस्टोरिकली पीएसयूज नीचे वाले टियर्स का भी काम करते आए हैं। जो सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स, मटेरियल्स पीएसयूज खुद नहीं डेवलप कर पाते, वो इंपोर्ट कर लेते हैं। बट अब इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर रही है और पीएसयूज अब नीचे के टियर्स के प्रोक्योरमेंट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर को ऑर्डर्स दे रहे हैं। बहुत सारे एमएसएमईज भी इसमें काम करने लगे हैं। इससे हमारे डिफेंस सेक्टर में डेप्थ बिल्ड हो रहा है और इंडिजिनाइजेशन भी बढ़ रहा है। एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कंपनीज मैट्रिक्स में कहाँ फिट हो रही है। इससे आपको कंपनी के बार्गेनिंग पावर, उनका बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, कैश फ्लो पैटर्न्स, इन सब का आइडिया लग जाएगा। चलो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के कंपनीज के एग्जाम्पल से डिफेंस सेक्टर को समझते हैं। इसमें 10 कंपनीज का 98% वेटेज है। हमने इन कंपनीज को टियर्स में क्लासिफाई किया है। टियर 1 में एचएएल, मैज़गाओं डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, भारत फोर्ज जैसे कंपनीज आ जाते हैं। एचएएल एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स बनाता है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। भारत फोर्ज प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और आर्टिलरी गन सिस्टम्स बनाती है। मैज़गाओं डॉक, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच वॉरशिप्स और सबमरीन्स बनाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल वेसल्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स ये सब वॉरशिप के कैटेगरी में आते हैं। शिप बिल्डिंग सेक्टर पे हमने अलग से भी वीडियो बनाया है, आप उसे रेफर कर सकते हो। अब टियर 2 में आ जाते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अस्त्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न्स और सोलर इंडस्ट्रीज ये सब टियर 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये सारी कंपनीज कंपोनेंट से धीरे धीरे सिस्टम्स की तरफ जा रही हैं, बेसिकली टियर 1 की तरफ मूव कर रही हैं। एवियोनिक्स, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वो सारी चीज़ें जो वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट और टैंक्स में फिट होते हैं, वो टियर 2 कंपनीज बनाते हैं। जैसा आप देख सकते हो, टियर 1 कंपनीज के रेवेन्यूज और ऑर्डर बुक्स टियर 2 कंपनीज से यूजुअली ज़्यादा बड़े होते हैं। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू और 1.89 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक के साथ एचएएल डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। मैज़गाओं डॉक का रेवेन्यू अराउंड 11,000 करोड़ है और उनका ऑर्डर बुक अराउंड 32,000 करोड़ का है। ये दोनों कंपनीज वर्ल्ड के टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज के लिस्ट में आते हैं। बट टियर 1 कंपनीज के रेवेन्यूज यूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन गवर्नमेंट का एयरफोर्स का केपेक्स रिड्यूस होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एचएएल पे पड़ता है, और अगर नेवी का बजट रिड्यूस होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैजागॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच पे पड़ता है। टीयर 1 के कंपैरिजन में टीयर 2 कंपनीज के रेवेन्यूज थोड़े डाइवर्सिफाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रेवेन्यूज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेगमेंट्स में इक्वली स्प्लिट हैं, लेकिन टीयर 2 कंपनी होने के बावजूद बीईएल का साइज टीयर 1 कंपनी से कंपेरेबल है। 2025 में बीईएल का रेवेन्यू अराउंड 23,000 करोड़ रुपीस था और ऑर्डर बुक 71,000 करोड़ रुपीस। एचएएल और मैजागॉन डॉक के साथ बीईएल भी वर्ल्ड के टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज में आता है। बीईएल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफ़ी बड़ा हो चुका है। उसका एसकेयू लिस्ट काफ़ी लंबा है। वो 350 मेन इक्विपमेंट्स और 1000 से भी ज़्यादा सब इक्विपमेंट्स बनाते हैं। इनफैक्ट वो खुद भी दूसरे टीयर 2 कंपनी से इनपुट परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट क्वार्टर में डेटा पैटर्न का 60% से भी ज़्यादा रेवेन्यू बीईएल से आया था। तो दोस्तों, ये तो था डिफेंस सेक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर। अब कंपनीज के स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिव पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, तो कंपनीज अपना मोट बिल्ड करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने आप को सेफगार्ड करने का प्लान भी बना रहे हैं। डिफेंस एक रिस्की सेक्टर है। अगर कल को गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाती है तो सारी डिफेंस कंपनीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की कंपनीज को स्टडी किया और हमें कुल 5 ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज समझ आए। उनको हम एक एक करके देखते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड नीश प्रोडक्ट्स बनाना। डेटा पैटर्न्स के एमडी मिस्टर एस रंगराजन ने अगस्त 2025 के कॉन कॉल में एक शॉकिंग बात बताई। आज भी इंडिया अपना 80% डिफेंस रिक्वायरमेंट्स अलग अलग फॉर्म में इंपोर्ट करता है। उस पर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके उन प्रोडक्ट्स को इंडियन मेड बोल दिया जाता है। बड़ी कंपनीज भी मोस्टली फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो अल्टीमेटली डिफेंस में जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो डीआरडीओ करती है, वो भी मोस्टली डिफेंस पीएसयूज के साथ। अगर डेटा पैटर्न्स की बात सही मान ली जाए तो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। ये टेबल देख के तो लगेगा कि फॉरेन प्रोक्योरमेंट 62% से गिर के 12% हो गए हैं, पर शायद ग्राउंड रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। बट इस पूरे क्लटर में कुछ कंपनीज ने एक आईपी लेड अप्रोच अडॉप्ट किया है। डेटा पैटर्न्स उनमें से एक है। कंपनी ने लगभग 25 ईयर्स से टीआरडीओ के साथ काम किया है और वो स्टार्टिंग से ग्राउंड्स अप डेवलपमेंट कर रही है। ये एक लॉन्गर और हार्डर अप्रोच है। कंपनी डेवलपमेंट पे अपफ्रंट इन्वेस्ट करती है और उसके रिजल्ट्स इतने फास्ट नज़र नहीं आते। इन डेवलपमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण कंपनी के कैश साइकिल्स भी लंबे हो जाते हैं। एडवांसेस मिलने के बावजूद कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 300 to 315 डेज का है। बट डेटा पैटर्न्स एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। 20 से 25 साल लगा के कंपनी 700 करोड़ रेवेन्यूज पे ही पहुंच पाई है। मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि वो अगले 3 साल में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू स्केल करने का एम कर रही है। ये एक्सट्रीमली अग्रेसिव स्टांस है। इनफैक्ट ये उनके आज के रेवेन्यू का 42 टाइम्स है। कंपनी के हाई रेवेन्यू एम्बिशंस उनके आईपी ड्रिवन अप्रोच से स्टेम करते हैं, और तो और आईपी ड्रिवन प्रोडक्ट्स होने के कारण वो 80% तक का ग्रॉस मार्जिन भी कमाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, जो कंपनीज आईपी लेड अप्रोच अडॉप्ट करती है, हायर रिस्क लेती है, उनको बेटर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है। बट इंडस्ट्री में फ्लरिश करने का ये एकमात्र तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। जैसे टीयर 4 कंपनीज टीयर 3 की तरफ बढ़ती हैं, टीयर 3 की कंपनीज टीयर 2 की तरफ, एंड सो ऑन। यही है सेकेंड स्ट्रैटेजी, मूविंग अप द टीयर स्टैक एंड एडवांसिंग देयर टेक्नोलॉजी। एस्ट्रा माइक्रोवेव, सोलर इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि डेटा पैटर्न्स भी कंपोनेंट्स और सिस्टम सप्लायर से ऊपर उठ के एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन सप्लायर बनना चाहते हैं। डेटा पैटर्न्स के कॉन कॉल से कोट करूँ तो, इफ यू वांट टू बिल्ड स्केल, you want to be a 10,000 crore rupees company. It's going to be very difficult to do this by making components and subsystems only. इंडिजनाइजेशन के पुश से भी कंपनीज को टीयर स्टैक में अपवर्ड मोबिलिटी का बेनिफिट मिल रहा है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रूल्स के तहत टीयर 1 कंपनीज को लोकली सोल्यूशंस ढूंढने पड़ रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट टीयर 2, 3 और 4 वाले कंपनीज को मिल रहा है। तो अब तक हमने प्रोडक्शन साइड पे तो 2 स्ट्रैटेजीज देख ली, आईपी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाना और डिफेंस स्टैक में ऊपर के टीयर्स में मूव करना। प्रोडक्ट के साथ साथ एक सर्विस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी भी है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल्स या एमआरओ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा एमआरओ से कमाती है। एचएएल का 70% रेवेन्यू एमआरओ से आता है और इससे उनके प्रॉफिटेबिलिटी को भी बूस्ट मिलता है। ये ग्राफ देखो, जैसे जैसे एमआरओ का रेवेन्यू शेयर बढ़ा है, वैसे वैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है।
कोचिन शिपयार्ड का भी 38% रेवेन्यू एमआरओ सर्विसेज से आता है और प्रॉफिटेबिलिटी में ये सेगमेंट 62% कंट्रीब्यूट करता है। बेसिकली पोर्टफोलियो में एमआरओ सर्विसेज रेवेन्यू स्टेबिलिटी और हायर मार्जिन्स इंश्योर करता है। इंडिजिनाइजेशन के कारण एमआरओ सर्विसेज को भी बूस्ट मिल रहा है। काफी सालों तक इंडियन नेवी फॉरेन ओरिजिन वाले एयरक्राफ्ट्स बाई कर रही थी। बहुत बार इन परचेज डील के साथ ये भी कंडीशन होता था कि उनकी सर्विसिंग भी वहीं करेंगे। इससे एचएएल जैसी कंपनीज को सर्विस फी का लॉस होता था। बट लास्ट डिकेड में नेवी की फ्लीट में एचएएल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय किए गए हैं और इसी वजह से उनका सर्विसिंग रेवेन्यू भी बढ़ गया है। इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर के हिसाब से इंडियन एयरक्राफ्ट का एमआरओ मार्केट 2031 तक $4 बिलियन यानी कि लगभग 36,000 करोड़ का हो जाएगा। ये एचएएल के ईयरली रेवेन्यू से कंपेरेबल है। तो ये थी सर्विस रिलेटेड स्ट्रैटेजी। अब आ जाते हैं कस्टमर लेवल स्ट्रैटेजी पे। डिफेंस रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डिफेंस कंपनीज पे पड़ता है। तो कंपनीज डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया के बाहर कस्टमर्स ढूंढती हैं। यही है उनकी फोर्थ स्ट्रैटेजी, फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स। 2010 तक तो इंडिया आर्म्स एक्सपोर्ट में ग्लोबली 40th नंबर पे था, बट आज हम टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर में आते हैं। पिछले 10 सालों में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 34 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं, 600 करोड़ से 23,000 करोड़। सोलर इंडस्ट्रीज का लगभग 35 to 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ये उन्हें हायर मार्जिन अर्न करने में हेल्प कर रहा है। रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण अभी वर्ल्ड एक एम्यूनिशन शॉर्टेज फेस कर रहा है। सोलर इंडस्ट्रीज एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको अभी इस शॉर्टेज से बहुत फायदा हो रहा है और एक्सपोर्ट्स भी उनका इंक्रीज हो रहा है। डेटा पैटर्न्स भी एक्सपोर्ट करना चाहती है। कंपनी का कहना है कि ओवरसीज मार्केट में उनको प्राइवेट सेक्टर से इंटरैक्ट करने मिलेगा। एक्सपोर्ट मार्केट में ऑर्डर्स बड़े साइज के होते हैं और प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन भी जल्दी होता है। इंडिया में जहां कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज होने में 5 साल तक लग जाते हैं, वहीं ओवरसीज मार्केट में ये 1-2 साल में हो जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट्स हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो। हमें सबसे पहले एक्सपोर्ट्स का नेचर देखना होगा। अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर बिल्ड टू प्रिंट या बीटीपी है तो कस्टमर ही ऑर्डर का डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। इस केस में मार्जिन्स लोअर होते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर बिल्ड टू स्पेक या बीटीएस है तो इसमें कस्टमर सिर्फ रिक्वायरमेंट स्टेट करता है। एक्सपोर्टर को डिज़ाइन, डेवलपमेंट सब चीज़ में खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, तो इस केस में मार्जिन्स हायर होते हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव एक ऐसी डिफेंस कंपनी है जो एक्सपोर्ट्स में ज़्यादातर बीटीपी या बिल्ड टू प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। इसके कारण उनके एक्सपोर्ट मार्जिन सिर्फ 8 to 10% है। ऑन दी अदर हैंड डोमेस्टिक बिजनेस में उनके मार्जिन यूजुअली 40 to 45% होते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने मार्च 2025 के कॉन कॉल में बताया, as we execute more and more domestic business where most of the things are being done in-house, the value add is much higher compared to what we get in export business where generally we get paid only for the conversion cost. बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए, फ्यूचर शॉक से खुद को हेज करने के लिए कंपनी अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोर्ट्स भी रखते हैं। एक्सपोर्ट्स के साथ साथ रेवेन्यू बढ़ाने की एक और स्ट्रैटेजी है, डाइवर्सिफिकेशन इन नॉन डिफेंस सेगमेंट्स। डिफेंस कंपनीज अपने हाई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के कारण बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को भी सर्व करने के स्किल्स बिल्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर इंडस्ट्रीज, उनका कोर स्किल सेट है एक्सप्लोजिव्स। अब एक्सप्लोजिव्स का यूज माइनिंग, कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर्स में भी होता है और एम्यूनिशंस में भी। इनफैक्ट कंपनी ने तो 1996 में नॉन डिफेंस यूज केस के साथ ही शुरुआत की थी और डिफेंस में 10 साल बाद डाइवर्सिफाई किया। सोलर इंडस्ट्रीज का बस 20% रेवेन्यू डिफेंस से आता है और बाकी नॉन डिफेंस सोर्सेज से। एक लेसर एक्सट्रीम केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है बीईएल। कंपनी अराउंड 1300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू नॉन डिफेंस सोर्सेज से कमाता है। ये उनके रेवेन्यू का अप्रॉक्सीमेटली 6% है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या ईवीएम्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल एंड मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे प्रोडक्ट्स भी बीईएल अपनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये तो हुए टियर 2 एंड टियर 3 कंपनीज। टियर 1 कंपनीज भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एचएएल ने एयरबस के साथ एमओयू साइन किया है जिसमें वो इंडिगो के A320 फ्लीट के मेंटेनेंस पे काम करेंगे। और सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं, एचएएल एक रशियन प्लेन मेकर के साथ मिलकर कमर्शियल जेट्स भी बनाने का प्लान कर रहा है। तो इस सेक्टर में बेसिकली कंपनीज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं। ये सेक्टर देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स तो है। हमने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देने की कोशिश की है ताकि आपको एटलीस्ट ये समझ आए कि डीपर रिसर्च स्टार्ट कहाँ से करना है। इसमें और भी डेप्थ में जाया जा सकता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको उसके मेजर प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स सबको डिटेल में समझना पड़ेगा। तब आपको उनके प्राइसिंग, मार्जिन्स के बारे में और अच्छे से समझ आएगा।
और अगर आप चाहते हो कि हम डिफेंस सेक्टर के अंदर ही किसी और छोटे थीम को ब्रेक डाउन करें तो कमेंट्स में वो हमें ज़रूर बता देना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।